जी तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल भी प्रोग्राम किया था इसी पर जो कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उन पर ये मैंने कल प्रोग्राम किया था लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं क्योंकि लोगों ने इस पर बड़ी सियासत करना शुरू कर दिया है। वो कहने लगे जी कि ये देखें जी कि ईदी साहब का कैसे जनाज़ा था और हमारे जो मोहसिन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उनका जनाज़ा कैसा था? तो इस पर मैंने सोचा कि ज़रूर आज दोबारा एक प्रोग्राम करते हैं और वैसे भी कुछ जो हमारे एंकर्स हैं, जो कि अपोज़िशन के हक़ में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी बहुत बोल रहे हैं और जो सियासतदान हैं कुछ अपोज़िशन में उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन क्या ऐसे मौकों पर सियासत करनी चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं जी कोई भी जनाज़े में शामिल नहीं हुआ। ये एक तस्वीर है जो कि मुराद अली शाह साहब हैं वो शामिल हुए और ये एक और तस्वीर है इसमें भी आपको 3-4 वुज़रा जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो फिर ये अपोज़िशन जो है वो या सोशल मीडिया पे ये शोर क्यों मचा हुआ है कि कोई भी उनके जनाज़े में शामिल नहीं हुआ? इस पर हम बात करेंगे और सियासतदान जो हैं वो तो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और अपनी पार्टी के लिए पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करना नहीं भूलते। लेकिन कुछ एंकर्स जो हैं वो भी ऐसे पस पर्दा में बैठे हुए हैं जो कि सामने आते हैं ऐसे मौकों पर और वो भी अपना बयानिया जो है वो सामने लेकर आते हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक़्त जो दूसरा हाफ़ होगा हमारा प्रोग्राम का, उसमें हम सियासत पर बात करेंगे कि क्या पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को एक बार फिर साथ शामिल होने में कामयाब होगी या नहीं? इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मुकदमात तो मौलाना फज़ल रहमान साहब भी कुछ जद में आए हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर तो ऑलरेडी मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। हमें इस्लामाबाद से जॉइन किया है जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। और इस्लामाबाद से ही हमें जॉइन किया है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और लाहौर से हमें जॉइन किया है असद काई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम असद काई साहब, लगता है कि कुछ थोड़े जो हैं वो गायब हो गए हैं। बहरहाल हमें लंदन से जॉइन किया है हमारे रेगुलर शामिल होते हैं प्रोग्राम में जनाब यसब तमन्ना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी आपसे शुरू करता हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन साहब आपसे कि ये जो मैंने इंट्रो में कहा है कि कल मैंने में एक प्रोग्राम किया है लेकिन बहुत सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है जी कि उनका जनाज़ा जो है वो सही नहीं हुआ। उनके जनाज़े में जो वज़रा हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शामिल नहीं हुए क्योंकि जो शेख रशीद साहब थे उन्होंने ऐलान किया था कि जी सरबराह ने सारी अफ़वाज जो है उनके सरबराह जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन बस सोशल मीडिया और अपोज़िशन वाले जो है वो इस पर शोर मचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं सल्यूट करना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, जिन्होंने एक आप देखिए कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस कौम के लिए, हमारे लिए, हम जो अब सुकून की नींद बैठे सोते हैं, हमें जो इंडिया ज़रूरत नहीं करता हम पे अटैक करने की, उसकी वजह यही है कि हमारे पास एटमी ताकत है, जिसके लिए आप देखिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का लीडिंग रोल है। उनके साथ उनकी टीम भी थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक पायनियर के तौर पे वहाँ पे इन्होंने राब्ता किया। आप कह लें कि भुट्टो साहब को खत लिखा और भुट्टो साहब ने फिर इनको बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि जी मैं बना सकता हूँ। इनके पास नक्शे भी थे उस वक़्त, इनके पास वो भी था, सारी लिस्टें भी थी कि जहाँ-जहाँ से वो पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें लेके इन्होंने आके आप कह लें कि यहाँ पे एक स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जो है और उसके साथ फिर मैन पावर साथ शामिल की, हाईली स्किल्ड लोगों को शामिल किया, उनको ट्रेनिंग दी और इस तरीके से बड़े थोड़े अरसे के अंदर पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया और एटमी धमाके भी करवा दिए। तो ये तो मैं समझता हूँ इनका जो एहसान है इस कौम के ऊपर, वो हम जी, कभी बिल्कुल, भूल बिल्कुल। और हम उनको सल्यूट करते हैं। ठीक है जी। अब बिल्कुल। रहा सवाल के जी अब रहा सवाल के जी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गया, या प्रेसिडेंट तो वैसे ही मुल्क से बाहर थे और वो क्यों नहीं गए और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान खुद क्यों नहीं गए। तो मैं ये समझता हूँ सिक्योरिटी रीजन मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है हो सकती है, क्योंकि आपने देखा हालात इस वक्त जो मुल्क के अंदर बने हुए हैं वो हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोजर में जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खास तौर पे इमरान खान जो है
आपको पता है वेस्टर्न पावर्स को बड़ा खटकता है इमरान खान, और ख़ास तौर पे सुपर पावर को खटकता है, और उनको उन्हें अड्डे नहीं दिए, जिसके ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं। और ये आपको पता है कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो खिफत पर देखनी पड़ी है अमेरिका को, उसका ज़िम्मेदार भी वो पाकिस्तान को करार देते हैं। तो मेरा ख्याल इन हालात के अंदर इस तरह की जो ओपन पब्लिक गैदरिंग है, जिसके अंदर हर कोई जा सकता होता है, और सही तरह आपने देखा कि वहाँ पे ना तो अब सिक्योरिटी चेक हो सकता है, ना स्कैनिंग हो सकती है, ना वहाँ पे किस तरह की वो चीज़ की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इमरान खान, वरना वो ज़रूर जाते। और रहा सवाल ये कि जी बाकी सरबराह नहीं गए जो मसल्ह अफवाज के, तो शेर रशीद साहब का बयान जो मैंने सुना है, उसमें मेरा ख्याल उन्होंने कहा था कि तमाम जो मसल्ह अफवाज, तमाम जो अदारे हैं, उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे होएगी। तो नुमाइंदगी तो थी वहाँ पे, और वहाँ पे फूल भी चढ़ाए गए मसल्ह अफवाज की तरफ से भी, यानी जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी, तीनों सर्विस चीफ की तरफ से वहाँ पे फूल चढ़ाए गए हैं। अब ये तो मतलब वो मुझे जो लग रहा है वो यही है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कदीर से कौन प्यार नहीं करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब वो अस्पताल में दाखिल रहे, इतना सब बीमार रहे, चूँकि पहले कोरोना उनको हो गया था, उसके बाद कोरोना तो ठीक हो गया, फिर फेफड़े जो थे उनके लंग्स जो हैं वो मुतासर हो गए। तो वो फिर ये चाहिए था वैसे अगर इमरान खान साहब उनकी खबरगिरी कर रहे थे, उनकी जाके हॉस्पिटल में जहाँ वो एडमिटेड थे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, दिल में एक अच्छी चीज़ लेके जाते हैं इस दुनिया से। वो अलबत्ता ज़रूर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को करना चाहिए था। अलबत्ता ये जो जनाजे में शिरकत है, इसमें मैं समझता हूँ सिक्योरिटी रीज़न ही हो सकती है। अब रहा सवाल के जी इसके ऊपर सियासत, आपको पता है जी अपोजिशन वाले जो हैं वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ते ना अपने हाथ से, वो तो आपके सामने ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपोजिशन वाले कहाँ गए हैं, मुझे बताएं ना। वहाँ पे शहबाज शरीफ गया है जनाजे पे, वहाँ पे बिलावल भुट्टो गया जनाजे पे, वहाँ पे बाकी पार्टी को सरबराहान गए जनाजे पे, हमने तो कोई नहीं देखे। तो मतलब ये सियासत जो है वो नहीं करनी चाहिए बात काम का। जी सही है, बिल्कुल जी। इफ्तिखार भाई, आप से भी वही सवाल है जो मैंने इम्तियाज़ भाई के साथ किया है। आप कैसे देखते हैं? वैसे तो बीबीसी के एक हैं रिपोर्टर, उन्होंने लिखा है कि द मोस्ट डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड, खिताब दिया है इनको, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, जी जी जब वो जिंदा हाँ थे हाँ तब भी। जी आप क्या कहेंगे? वैसे तो इजरायली जो मीडिया है वो भी माशाल्लाह इस पर खुश है काफ़ी। वो मैंने आपको भेजा है अभी थोड़ी जी देर जी पहले। इसराइल का जो मीडिया है और एक उनके कंसल्टेंट है, मीडिया के एडवाइजर हैं, उन्होंने ये जी कहा है कि जो पायनीर है या फाउंडर ऑफ इस्लामिक एटम बम, वो जी जी उनकी डेथ हो गई है। ठीक है ना। बिल्कुल। असल में मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बात करूंगा। जो स्टेटस डॉक्टर कदीर खान का जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में था, वो बाद में आने वाले वक्त में वो नहीं रहा। इवन आप ये देख लें कि 98 के बाद जब मुशर्रफ का दौर आता है, तो मुशर्रफ की बल्कि एक इंटरव्यू भी है इसमें कि उसने इनको कैद कर लिया था, लिटरली कैद कर लिया था। और उन्होंने कैद किस बुनियाद पर किया, जो बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी जॉर्ज बुश ने उनको बुलाया, मुशर्रफ को, कि आप CIA के लीड एंड चीफ से मुलाकात करें और उनसे आपके पास डॉक्टर कदीर खान के खिलाफ इररिफ्यूटेबल कोई एविडेंसेस हैं प्रोलिफरेशन के। यानी उन्होंने जो एटमी राज हैं या एटॉमिक बम के बारे में, जी हाँ, उन्होंने जनाब नॉर्थ कोरिया को बेचा है, लीबिया को बेचा है, ईरान को बेचा है। तो उस पर फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इनके मुझे हमारे हवाले किया जाए। तो जफरुल्लाह जमाली ये क्लेम करते हैं, उस वक्त दी देन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने रोका है। हालांकि मैं इस बात पे इत्तफाक नहीं करता। जफरुल्लाह जमाली की हैसियत उस वक्त तो एक ऐसा ही है जो पहले कहा भी करता था कि जो मुझे लेकर आए वो मुझे निकाल भी सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो स्टेटस कदीर खान का था, उसके बाद वो बम धमाके करने के बाद वो स्टेटस जो है उनका नहीं रहा। 98 में ठीक है उन्होंने धमाके किए, और ये बिकॉज ऑफ डॉक्टर कदीर खान था, जिनकी वजह से वो हमारा जो पाकिस्तान इस वक्त एटॉमिक पावर बना हुआ है। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जी हॉस्पिटल में और ये वो, एक्चुअली
आप देखें कि जिस वक्त ये मुशर्रफ ने उनको इनकी तौहीन मैं समझता हूं की है या अपने आकाओं की वजह से डॉक्टर कदीर खान को अंडरमाइन किया है और उनको एक तरह का एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बाकी जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो। हालांकि खुद मुशर्रफ जो था वो जब उसको एक टेलीफोन आया था तो पीछे भाग गया, उनके कि जी या तो ये आप इस पत्थर के दौर में वापस चले जाओगे। तो आप ये देखें कि उसके जो इंटरव्यूज हैं, उनके इंटरव्यू जो है वो आप सड़क के ऊपर भी इंटरव्यू वो करता रहा है, वो उनके बल्कि फाइनेंशियल उसकी कंडीशन बड़ी पुअर थी। और यही वजह है ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आप उनका आखिरी इंटरव्यू सुने कि जो उन्होंने हॉस्पिटल से दिया है, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा है उनको मुराद अली शाह साहब को, वो भी पढ़ने के काबिल है, वो भी पढ़ाना चाहिए। उसमें अब ये देखें कि डॉक्टर कदीर खान ने कि जो वो रोए हैं इस बात पर, आप ज़रा तहरीर में ही रो सकते थे ना वो, कि उन्होंने कोई बंदा जो मेरे पास अब नहीं आया और सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं और उसके बाद आप स्टेट जो है मुझे स्टेट ऑनर दे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उसकी हुई है, मैं ये भी मानता हूं कि जो उनको मिलना चाहिए था, ऑनर मिलना चाहिए था। ईदी की बात करते हैं, जो ऑनर मिलना था उसके दौर में भी जनरल रहील साहब जो थे वो गए थे उनके दौर में, उनके साथ वो गए थे और एंड तक उनको स्टेट सल्यूट मिला था। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा ठीक है सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, लेकिन बावजूद इसके कि उनको जो स्टेट जो ऑनर मिलना चाहिए था वो ऑनर मेरा ख्याल नहीं मिला, बाशमूल इसके अपोजिशन लीडर्स के। ये नहीं है कि सिर्फ ये मैंने लेटर दिया आपको, ये मुराद अली शाह साहब का जो लेटर था उन्होंने लिखा था डॉक्टर कदीर खान AQ खान का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ठीक है साहब बाल और मेरे हमारे जो जिस तरह वहां पे इंडिया के साइंटिस्ट को जो इज्जत दी जाती थी वो इज्जत पाकिस्तान के जो हमारे फादर रहे हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उनको वो इज्जत नहीं दी गई आखिरी उनके अदवार की। ठीक है, जनाजा तो होता है, जनाजा तो सब लोगों का होता है, जनाजे के बाद हमारे यहाँ तसव्वुर ही यही है कि इज्जत उस मरने के बाद जो है उसको इज्जत लेने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। तो लिहाजा कुछ हद तक जो अपोजिशन या कुछ हद तक मीडिया की बातें दुरुस्त हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल वो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर कदीर खान है, उसके बाद आप देखें कि समर मुबारक मंद को उसको दिया गया कि क्रेडिट दिया गया कि डॉक्टर कदीर खान ने नहीं, बम तो उन्होंने बनाया है, बम तो उसमें उसका इतना हिस्सा था, उनका इतना हिस्सा था। और जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए डॉक्टर कदीर खान की है उसको न्यूक्लियर बनाने में, मेरा ख्याल किसी साइंटिस्ट की उसके में उतनी जो है वो नहीं है। और इस बात में आखिरी बात मैं करूंगा, तो उनसे पूछा गया डॉक्टर उनसे कि जनाबे वाला आप ये बताएं कि आप उस वक्त अंधे थे डॉक्टर परवेज मुशर्रफ को, कि आपको नहीं पता चला कि डॉक्टर कदीर खान जो है ये न्यूक्लियर राज वगैरह वो उधर ट्रांसफर कर रहे हैं या क्या था। तो हालांकि उस वक्त कोई जनरल भी उनकी नॉलेज में होगा, उस वक्त कोई ना कोई तो जनरल होगा जो उनकी सिक्योरिटी है। आप ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर कदीर खान को वो दे रहे होंगे, क्योंकि फार्मूला तो आपके दिमागों में होता है। तो ये जो बात फिर इस पे की, उस पर उसने जवाब दिया था अपना जनरल मुशर्रफ ने कि भाई मैंने जो KRL था लेबोरेटरी जो है वो इंडिपेंडेंट थी, तो लिहाजा हमारा उन पर इतना सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। तो दिस वाज एन आंसर, आई थिंक दिस वाज लेम एक्सक्यूज। जी कैसा? सही है जी। असद भाई आपकी तरफ भी सेम क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, कैसे मैं आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। देखें हमारे यहाँ सियासत जो है ना, वो इतनी भी सियासत है वो सारी है ही मुर्दों पे। हम कोई मौका जाया नहीं करने देते और ना उनको जाया करना चाहिए, क्योंकि सियासतदान ने करनी ही सियासत है। अब देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान में गिले शिकवे किए हैं, लेकिन उस तरह नहीं किए जिस तरह अब हम मिलकर मीडिया सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लग गए हैं। देखिए इमरान खान नहीं गया क्योंकि उसका सिक्योरिटी रीजन था, ये कौन सा जायगा है? बल्कि इन्होंने कहा अपोजिशन तो पूरी की पूरी मानी गई, इन्होंने मौका ढूंढ लिया और उसके ऊपर अब एक बहस चल पड़ी है कि हमारे जो साबिक इक़्तिदार लोग हैं वो उस जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुए। देखिए पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से एक इंसानी एक फितरत है हमारी, जब आपके मफादात पूरे हो गए तो फिर आपके लिए वो एक आम आदमी हो गया।
जब तक वो एटमी पाकिस्तान को बनाने में शरीक था और कोशिश में था, तब तक हमने उसको आंखों पर बैठाई रखा, हमने आपको साथ पर बैठाई रखा। अब बात ये होती है कि इंसान की जरूरत के साथ उसका रवैया भी लोगों का बदल जाता है। तो हमारे हुक्मरानों का रवैया बदला है। कौम के लिए वो आज भी मोहसिन है, तब भी मोहसिन था, और रहती दुनिया तक जब तक पाकिस्तान रहेगा वो मोहसिन पाकिस्तान रहेगा और हमारा हीरो रहेगा। अब बात आ जाती है, देखिए मुशर्रफ साहब का जो मामला है, मैं समझता हूं कि मुशर्रफ साहब को उस टाइम बहुत प्रेशर था। कुदरत का एक निजाम है, वो उस निजाम में से क्योंकि पाकिस्तान को कायम रखना है, तो शायद नवाज शरीफ होता तो वो उन मामलात में 9/11 के बाद शायद उससे उस गोगलू से कुछ भी ना होता। तो मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान का इक़्तिदार मिला, उस इक़्तिदार के अंदर उन्होंने अपने तौर पर जो जो उनको मसाइल फेस करने पड़े उन्होंने इंडिविजुअली फैसले ले लिए। उसमें पार्लियामेंट होती या और होती तो शायद हम लोग कुछ और चीजें बल्कि आज की बहस भी ना कर रहे होते, हालात ही कुछ और होते। क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका एक बिफरा हुआ था, वो कुछ और करना चाह रहा था, इंडिया उसका साथ देना चाह रहा था। उसी के बाद फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जी उनको प्रूफ दिए। तो मेरे ख्याल है अंडर टेबल या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी, तभी जाकर उन्होंने पीटीवी पर आकर बयान दिया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कद बहुत बड़ा है, वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के लिए जान भी देना चाह सकता था और जान देने के लिए तैयार था। अब जब जिस बंदे ने सारी जिंदगी पाकिस्तान के वक्फ कर दी, अब हम उसकी जात के ऊपर बैठकर अब इतने मौके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके हम मुल्क के ऊपर बात करें, अपनी आर्मी के ऊपर बात करें, अपने हुक्मरानों के ऊपर बात करें। हमें ये मौका इसकी ताक में रहने नहीं चाहिए था। अपोजिशन ने चले कर लिया, कुछ साफी लोग भी इस मौके की ताक में थे कि वो इस चीज को हाईलाइट करें, और बार बार हमने मौसम की कदर नहीं की। देखिए मौसम की कदर मैंने कहा इससे ज्यादा क्या कि जो बंदा मिलता था उसके हाथ चूमता था, उसकी रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर कोई मुतनाज़िया बयान नहीं है, किसी बंदे को उसकी शख्सियत पर इख्तिलाफ नहीं है। तो फिर ये बहसें सारी फजूल है। किसने ऑनर नहीं दिया ये बातें छोड़ दे, इंसान को कुछ नहीं दे सकता। सही है जी। लंदन से हमें यसफ तमन्ना ने ज्वाइन किया हुआ है। यसफ भाई ये कहते हैं जी मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहलत फरमा गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारी भी दुआ है। ये कहते हैं एक एहसान फरामोश कौम पर इनके एहसानात बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने और पाकिस्तान को पहला इस्लामी एटमी मुल्क बनाने में इनका किरदार कलीदी था, हम इनका एहसान नहीं उतार सकते। आप क्या समझते हैं तमन्ना भाई के वाकई ये जो कौम है हमारी वो एहसान फरामोश है जो कुछ डॉक्टर कदीर ने किया? देखें, बात यह है कि डॉक्टर कदीर के अहमियत और उनके काम के बारे में तो दो राय है नहीं। बिल्कुल उन्होंने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक ऐसी टीम के लीडर थे, बुनियादी तौर पे वो साइंसदान तो नहीं थे, एक ऐसी टीम के लीडर थे जिसने बम बना के पेश कर दिया। और उस वक्त भी जब ये बम का धमाका किया गया तो उस वक्त भी कोशिश ये की गई थी खान साहब ने कि सारा जो शो है स्टील कर लें, चोरी कर लें। हालांकि उस वक्त भी डॉक्टर मुबारक और दूसरे लोगों ने इस पे एतराज किया था कि सब लोगों का टीम वर्क है, एक आदमी के हिस्से में ये सारा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम ये था, मैं डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम ये था कि वो लाइमलाइट में रहने के शौकीन थे। अच्छा। हमेशा उनकी कोशिश होती थी, अच्छा वो काम करने के बाद भी उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मतलब लाइमलाइट में रहे, कोई ऐसा सियासी बयान दे दें, एक सियासी जमात भी बनाई उन्होंने, फिर दूसरे काम शाम करते रहे। हो गई जी वो तो तहलील हो गई क्योंकि उसका कुछ फ्यूचर नहीं था। सही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे एक पुराना एक सिलसिला चला हुआ है ना कि जब भी कोई बड़ा आदमी मरता है तो तोपों के धाने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ और पब्लिक की तरफ और माशरे की तरफ मोड़ दीजिए, मेरा ख्याल ये गलत है। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने तौर पे पूरा हिस्सा डाला है उसमें। और उससे बड़ी बात ये कि अवाम ने जितनी इज्जत दी है वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हीरोज जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट की बुनियाद पे जिंदा नहीं रहते, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और डॉक्टर कदीर वाकई लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ये गवर्नमेंट आज मतलब देखे ना, परवेज मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद नवाज शरीफ आई, उसके बाद अपने ये खान साहब की हुकूमत है, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब ये तो गवर्नमेंट लेवल पे जो उनके लिए बस पे था। अच्छा, जहां तक अभी मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब ने बात की कि माली हालत कमजोर थी, मेरा ख्याल है इसमें भी ये बात भी मुझे नहीं सही लगती। वो इसलिए कि वो इस्लामाबाद के पॉश तरीन एरिया में रहते थे, इस वजह से उनकी माली हालत का कोई मसला नहीं था। और वैसे तो वो ये उनकी स्टेटमेंट है,
ये उनकी स्टेटमेंट थी, इसलिए मैं कह रहा लेकिन हूँ। ना जी, जिस जी, इलाके में बिल्कुल वो उन्होंने एक रहते थे इंटरव्यू में वहां कहा पे है। वो इतने सस्ते मकान नहीं हाँ, हैं उनकी कि स्टेटमेंट थी। हाँ जी। यकीनन उन्होंने कहा होगा, चूंकि जूद रंज तो वो बहुत हो गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब आखिरी दिनों में चूंकि वो लाइमलाइट खत्म हो गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी ज़ारा कोई किनारा कशी कर ली थी, तो लेकिन वो उनकी जूद रंजी की आदत तो थी, वो गिला शिकवा करते थे, बाज जायज भी होते हैं, बाज नाजायज भी होते हैं, वो ठीक है, वो उनका हक था। अब वरना पाकिस्तान के अवाम ने, आप देख लीजिए इस्लामाबाद में कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा इज्तिमा था वो इस्लामाबाद में उनकी जो कल थी, हालांकि मौसम खराब था लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना पूरा हिस्सा डाला है। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे स्टेट फ्यूनरल कराई है, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अजीब मुसीबत हो जाती है ना कि मिसालें बन जाती जी कि इंडिया वालों ने अपने साइंसदान को सदर बना दिया था। भाई हर जगह सदर नहीं बन सकता, वो जरूरी नहीं है कि एक साइंसदान को आप जरूर सदर ही बनाए। उनके सदर ने बन के क्या कर लिया, जो उनका हुलिया होता था, जो उनके काम होते थे वो वैसे भी सुधारक जैसे भाई जो हुक्मरान होते हैं वो साइंसदानों को, जजेस को ये हौसला देते हैं कि जी हम आपको बना देंगे, सदर बना देंगे, फिक्र मत कीजिए। देखिए मैं जी आपको जी बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिविल अवार्ड खान साहब को, इनको कदीर खान साहब को मिले थे। जी जी बिल्कुल 3 बड़े सिविल अवार्ड किसी को नहीं मिले, इनको मिले थे। देखिए ना, सही। गवर्नमेंट अपने लेवल पे सिविल अवार्ड ही देती है ना, नॉमिनेशन ही होती है ना। एक पूरा जो इंस्टीट्यूशन था इनके नाम कर दिया, मतलब और आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही जी। इम्तियाज वो भाई आपकी तरफ आऊँगा और अब थोड़ा जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी दुआएं हैं जो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए ज़रूर हैं। बेशक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह हाँ ताला उनको आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फ़िरदौस में आमीन। अता फ़रमाए। बिल्कुल जी। जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ी-सी सियासत पे बात कर लेते हैं क्योंकि पीडीएम जो है वो एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुकी है और वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो एक बार फिर उनके साथ मिले और वो हुकूमत को गिराएँ। 16 तारीख को वो मेरा ख़्याल है फैसलाबाद में 18 जी 16 को, करने 18 करने को। जा रहे हैं 16 को। उसके बाद वो क्या लाएअमल अख्तियार करते हैं, इस पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ भाई आपका क्या ख़्याल है कि वाक़ई कुछ होगा इनके इकट्ठे होने के बाद एक दफ़ा फिर, या वैसे ही जलसा जुलूस होंगे और 5 साल पूरे हो जाएँगे पीटीआई के? नहीं, इस बार जो सिचुएशन है थोड़ी डिफरेंट है पहले से ना। जलसे जी, तो जी। पहले भी उन्होंने किए थे, करते रहे हैं, लेकिन ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस आए हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, मैं इसको बड़ी अहमियत दे रहा हूँ। क्योंकि देखें ना, एक आप टेस्ट चेक की होता है ना, एक टेस्ट केस बनाते हैं कि आप एक खास एरिया, मतलब कुछ एरिया में आपने इलेक्शन कराएं, और कंटोनमेंट एरिया के अंदर आपने देखा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी डीएचए हैं वो सारी कंटोनमेंट एरियाज के अंदर है ना। तो उसके जी, जो जी। रिजल्ट्स हैं बड़े आई ओपनर हैं। लाहौर के रिजल्ट्स देख लें, पिंडी के बिल्कुल। रिजल्ट देख लें, तो पंजाब के अंदर ओवरऑल ही आप कह लें कि ऑलमोस्ट डबल सीटें उन्होंने ले ली हैं। तो एक नून चीज, वालों ने एक तो ले ये जी, है, जी। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर इस दफा तहरीक आती है कोई, या लॉन्ग मार्च का कुछ हिस्सा बनता है, या इसका कुछ कैंपेन चलती है, तो जिस तरह महंगाई बढ़ चुकी है, हो सकता है अवाम की तरफ से भी थोड़े से उसको सपोर्ट आ जाए। अब रहा सवाल ये जी कि इनके दरमियान में आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए शुरू में इनका इख्तलाफ यही रहा है दोनों पार्टी, बड़ी पार्टियों के दरमियान, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी तहरीक अदम इत्तेमाद लाते हैं, पहले पंजाब में लाते हैं फिर मरकज में आएंगे। अच्छा, उसके ऊपर जो पीएमएलएन है उसका हमेशा मौक़िफ़ रहा है जी कि पहले आप ऐसे करें कि रिजाइन दें, ठीक है जी। अब रिजाइन के लिए पीपल्स पार्टी को सूट ही नहीं करता, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, वो उसको लूज क्यों करेंगे, अभी उनके पास 2 साल पड़े हैं, तो 2 साल के अंदर इक़्तिदार के मजे भी लेंगे, और हो सकता है वहां पे कुछ थोड़ा बहुत काम भी करें ताकि अगले इलेक्शन में वोटर्स जो है उनको थोड़ा सेटिस्फाई कर सके। तो इस लिहाज से तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका, और दूसरी चीज, एक और चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि जो पीएमएलएन है उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो काफी खुल के अब सामने आ गए। और आपको याद है पहले मैं कई बार कहता था, मेरे कुछ और टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने कहा हुआ है कि पीएमएलएन शायद टूट जाए, तो वो इम्कानात काफी बने हुए इस वक्त सिचुएशन जो है, जब जब आप देखें शहबाज शरीफ या थोड़ा बहुत एक्टिव होता है और वो थोड़ा बहुत वहां पे ग्राउंड बनाने की कोशिश करता है, ग्राउंड वर्क करता है, तो उधर से फिर एक्टिव हो जाती है मरियम नवाज जो है, और वो जी, उसके जी। ऊपर आप कह लें कि पानी फेर देती है उसके ऊपर। तो पहले तो इनको चाहिए कि आपस में तय कर लें, ये मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसके बारे में जो कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर, पार्टी के वर्कर्स के अंदर, पार्टी के लीडर्स के अंदर कंफ्यूजन है, वो जब तक इसको वाज़ेह, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को
प्रेसिडेंट बनाया है PMLN का, लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाया है, तो फिर उसको पूरा पावर भी दें, उसको काम करने दें, फ्री हैंड दें। लेकिन जो मरियम नवाज है उसके बारे में मुझे जो पता चला वो ये है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती कि अगर मैं इक़्तिदार में तो मैं किसी और को भी नहीं आने दूंगी। यही वजह कि फिर वो बड़े सख्त बयान दे देती हैं और वो अड़ी हुई है उसके ऊपर ना, और जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये सिचुएशन है। मैं कोई इतना ज्यादा मतलब इसमें थोड़ी सी जान पड़ सकती है यकीनन महंगाई की वजह से, लेकिन इतना ज्यादा मैं नहीं समझता कि आपस में इनका कट होगा। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि जैसे इम्तियाज भाई कह रहे हैं कि थोड़ी सी जान पड़ सकती है, आपका क्या ख्याल है, कोई जान पड़ेगी कोई हुकूमत के लिए? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं तो इससे नहीं एग्री करता कि जो जान पड़ने वाली बात, क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ तो वो निकल नहीं रहे हैं। मौलाना साहब जो हैं वो आपको पता है वो इक़्तिदार की खातिर वो निकल रहे हैं। महंगाई वो अगर दो लोगों को बाहर निकलने के लिए भी मसला चाहिए ना, कि वहां आप अपनी रोजी जो थोड़ी बहुत कमा रहे हैं आप उसको छोड़कर इनके साथ वो मिल जाएंगे। और पहले जो हुए हैं वो भी आपने देख लिया इनके साथ क्या हुआ। दूसरा जो अभी शायद हकान अब्बासी साहब का बयान था कि अगर पीपल्स पार्टी को शामिल किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है। और इनके आप पीपल्स पार्टी के नून लीग के तो इट कुत्ते का वैर है, अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन क्या है। तो अब जो बात आप कर रहे हैं कि जी कंटोनमेंट बोर्ड में या उन्होंने एक तो कंटोनमेंट में जो वोट पड़े हैं आप देखें वो बिल्कुल को 1000 वोट के मुकाबले में 900 वोट हार गया, ये हो गया। और वो कोई क्राइटेरिया नहीं हम समझते। हाँ, लाहौर में जो हुआ है वो जो वोट उसमें हमजा जो है पहली दफा वो क्या कहते हैं एक्टिव हुआ है। उसने देखे कि मरियम का उसने नाम नहीं कहीं भी लेता, वो कहता हमारा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है, फिर हमजा शहबाज वो खुद है। तो ये जो सिलसिला है इनके अंदर, इन जो मैंने पहले भी कहा हुआ कि मुस्लिम लीग नून के लाहौर के अंदर जो है जंग जो है ना प्लासी भी होनी है एक ना, बल्कि पानीपत की आखिरी लड़ाई होनी है लाहौर के अंदर, जिसमें हमजा एक तरफ होगा दूसरा है। अब मरियम जो है आपने उसने जो बयानिया फिर जो लेटेस्ट जो उसने फैज हमीद के ऊपर कहा है कि सब कुछ जो कुछ किया है ये फैज हमीद ने किया है। उसने जजों को जो है वो आप क्या कहते हैं जो अजीज साहब थे, अजीज सिद्दीकी साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उनको जनाब बकायदा डिक्टेशन दी गई है कि तुमने ये फैसला देना है। और फिर जो दूसरे जो जजेस हैं जिन्होंने पनामा वाले, उनको भी इन्होंने जो डिक्लेयर किया हुआ है जजेस ने, वो भी इन ISI के प्रेशर की वजह से उनको डिक्लेयर किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो इन फाइटिंग है ना आपस में मुस्लिम लीग नून की, वो अल्टीमेटली सपोर्ट करेगी इमरान खान को, ठीक है। और मौलाना साहब को वो यूज करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब के पास जो मदरसा एलिमेंट है ना, बच्चा जो मदरसे का है वो बाहर जरूर निकलेगा। आप जहां भी देख लें मुस्लिम लीग नून का बंदा नहीं निकल रहा, पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं निकल रहा। मौलाना साहब के वो जरूर नजर आते हैं झंडे आपको, लेकिन इससे जो मौलाना साहब का मकसद हल नहीं होता। मुस्लिम लीग नून को ये पता है, यानी खास तौर पे मरियम को, कि भाई वो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो कभी भी नहीं चाहेगी इस वक्त हुकूमत गिरे और वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी कोई सूरत हाल सामने नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं है सामने ना। मियां साहब जो वो इस वक्त नाअहल हैं, वो आके पहले कोर्ट में पेश होंगे, उसको कोर्ट के बाद वो अप्लाई करेगा, फिर उस वक्त तक आपको पता कि नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन ईयर है, तो उसमें इमरान खान ने अपना जो है इलेक्शन के हवाले से जो काम करने हैं या आवाम के लिए डिलीवर करना है वो है। महंगाई होने के बावजूद भी और इतना सब कुछ होने के बाद इमरान खान एक क्या कहते हैं बिल्कुल नलायक निकला गवर्नेंस के लिहाज से। लेकिन ये जो अपोजिशन है ये बदतरीन नलायक निकली उससे भी, ठीक है ना। अब यही सपोर्ट जो है इमरान खान को करती है बात। जी कैसा चलें जी असद भाई लाहौर से, आप क्या खबरें रखते हैं इसके बारे में? कैसा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें सियासतदान ना सियाने कब्बे होते हैं, और जो सियाने कब्बे होते हैं वो देखते रहते हैं हमने उड़ के कहाँ जाना है। इस वक्त किस पार्टी से लोग सियासतदान उड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, वो आपको जहरी बात है वो मुस्लिम लीग नून से जा रहे हैं। आप देखें आपने आजाद कश्मीर का कल का इलेक्शन देखा है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी और PTI ने किसी का सीट ली है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त सबसे बड़ी लूजर जो है वो मुस्लिम लीग नून ही हो रही है, और वो अपने तौर पर तो अंदर से तो वैसे टूट चुकी है। लाहौर के अंदर आप देखें इन्होंने जो वोट बैंक लिया वो इनका जो पहले का वोट बैंक बना हुआ वो उसी के ऊपर ये रिलाय कर रहे थे। बाकी इनकी अपनी कारकर्दगी तो बिल्कुल जीरो है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एहतजाज तो कर लेगी, लेकिन अब लोग इनके पीछे नहीं आएंगे।
और एक तीसरी बात ये आ जाती है कि इस वक्त जितनी पीडीएम या बाकी जितनी अपोजिशन थी उनको सबको पता है आखिरी साल में हुकूमत को गिरा कर तो उसको सियासी शहीद तो ये नहीं करेंगे। अब बाहर निकलेंगे तो लोगों को पता है पिछले 30 साल तो यही लोग थे, इन्होंने महंगाई के ऊपर कौन सा काबू पा लिया, या इनके दौर में कौन सी दूध की नहरें बह रही थी, बल्कि बाकी बाकी छोड़े तो सिंध के अंदर कौन सी बड़ी इनकी इतनी आइडियल हुकूमत है जिसको ये लोगों के सामने बताएंगे कि हमने ये कारकर्दगी दिखाई है। तो इसलिए ये सीरियस सियासी घोषणे हैं। और दूसरी बात ये है कि फजल और मान हर दफा ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी सियासत जिंदा रहे, लेकिन वो मुझे किसी बंदे ने कहा था कि ये तो अब साइकिल पे आएगा, और नजर आ रहा है फजल रहमान की सियासत तो वैसे ही दफन हो चुकी है। और वक्ती तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी अपने आप को इन करती है, उनको ये लगता है कि क्योंकि आवाम 5-10 साल बाद भूल जाती है, उनको ये लगता है कि मुशर्रफ साहब के बाद जो दौर अच्छा था वो जरदारी साहब का था, लेकिन ये है कि कभी भी 72 साल के अंदर कोई भी बेहतरीन नहीं है। हर दौर के अंदर हमने देखा है इसी तरह हुई, उसके अंदर कोई जी कमी काश नहीं है। साहब, जी काश साहब, आप कह रहे हैं कि जी ये साइकिल पे आ जाएंगे, माशाल्लाह उनकी तो अभी भी आप गाड़ियां देखें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, और उन्होंने बहुत कुछ माल जो है वो रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं वो साइकिल पे नहीं आएंगे। यसफ भाई आप क्या वेल्थ समझते साइकिल हैं? की बात कर रहे हैं वो। अच्छा जी यसफ भाई आप क्या समझते हैं ये जो महंगाई है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं लोग उनकी वजह से है, और हुकूमत जो है वो क्यों नहीं इस पर कंट्रोल कर पा रही? देखिए मैं एक दो जुमले जरा से ये पीडीएम पे कह दूं। जी जी मुर्दा जरूर घोड़ा कहिएगा है जरूर। और इसने जिंदा नहीं होना। अच्छा आज देख लिए जो उनकी मीटिंग हुई थी वो खाना खा के उन्होंने खत्म कर दी। 18 की डेट तुम्हारा दोबारा दे दी है, ताकि अगर 16 को कोई जलसा कामयाब हो जाता है तो 18 को बात करने के सही काबिल हो जाएंगे। अगर उस जगह भी नहीं होंगे तो फिर 18 का फिर जो खाएं पिएंगे ऐश कर लेंगे। इसलिए ये ठीक है, मुर्दा घोड़ा, इसमें जान पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। सही है। अच्छा, महंगाई की जहां तक बात है ना, सही। मेरा ख्याल है कि पीटीआई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नक्स ये है कि वो अभी तक लोगों को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाई कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में है। बिल्कुल है ऐसी है। लेकिन हर चीज की कीमत, जिस चीज को भी आप, खास तौर पे वो चीजें कि जो पाकिस्तान बाहर से लेकिन मंगवाता है। जैसे भाई अफसोस की बात तो ये है ना कि हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इंतहा पकड़ जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ना, जी जी एक तो महंगाई का सबब ये है कि चीजें खाने पीने की सारी बाहर से आ रही हैं और सारी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है बाहर बढ़ेगी तो अंदर भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कमजोरी, हमारे यहाँ जो मिन हैसल माशरा जो खराबी सबसे बड़ी है ना, हम लोग रज के झूठ बोलते हैं, रज के जखीरा अंदोजी करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, रज के खैरात करते हैं। मतलब ये सारे काम हम करते हैं मिलजुल के, मतलब इधर से लेफ्ट एक पलड़ा कभी इधर भारी कर लिया, कभी एक पलड़ा उधर भारी कर लिया। हमारे यहाँ ये जो मिडल मैन है उसको तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है। अब ये टूटता है, ये खत्म होता है, ये नहीं होता है, अल्लाह मालिक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। महंगाई का असल सबब ये होता है कि मतलब एक जमाने में मेमन्स के बारे में कहा जाता था, वो कहते थे कि ये चीज तो मुझे घर में इतने की पड़ी है, मैं तुम्हें कैसे सस्ती दे दूं। तो वो सही घर में आपस में बेच बाच के उसकी कीमत बढ़ा लेते थे। तो अब जाहिर है लोग अगर कीमत खुद ब खुद बढ़ा लेंगे तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी। गवर्नमेंट लेकिन आज जो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना सर, जो अदारे लेकिन ना हैं। सारे माशरे को काजी साहब, सारे माशरे को मिलकर ये काम बात करने होते हैं। किसी भी माशरे की तश्कील के लिए ज्यादा जरूरी है कि पूरा माशरा उठ के खड़ा हो। सिर्फ गवर्नमेंट डंडे के जोर पे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन ना हर बंदे के पीछे एक पुलिस वाला, एक फौजी नहीं लगाया जा सकता कि उसको सीधा रखे। उसके सर बाद हम डंडे ये के ख्वाहिश जोर पे रखेंगे। मुझे याद है ये सब भाई, डंडे के जोर पे अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो अमीर थे काला बाग के, कालाबाग, उन्होंने ये एक बार ऐलान नवाब ऑफ किया था कि कालाबाग। कल, जी जी नवाब कालाबाग, ऑफ कालाबाग जो थे, उन्होंने एक दफा ऐलान किया था कि अगर कल चीनी बाजार में ना आई तो फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दूसरे दिन चीनी आ गई थी। देखें बात ये है कि कालाबाग के ज़माने में और आज के ज़माने में मेरे ख्याल कम से कम 50 साल का फ़र्क है। फर्क तो है लोगों जरूर। का झाका इतना उतर गया है, लोग इतने हया से आरी हो गए हैं कि मतलब अब किसी किस्म की धमकी जो है ना, अब तो आप गिरफ्तार भी कर लेना तो उनको जो भाई बंद है वो सामने आ जाते हैं कि इनको छोड़ें आप। होता तो यही है ना कि अगर आप किसी आदमी को जायज़ तौर पे पकड़ें, किसी टैक्स चोर को पकड़ लें, तो जो दूसरे टैक्स चोर हैं वो सामने आ जाते हैं कि जी पहले इसको छोड़ें। जैसे ग्रीन ग्रुप बन गया था। देखे ना, ये माफिया, माफिया उसी को कहते हैं ना। माफिया जी ये है जी ना कि मतलब लोग मिलजुल के आपस में तय कर लेते हैं। कीमतें क्यों बढ़ती हैं, आपस में तय कर लेते हैं कि इतनी बढ़ानी है।
कुछ सही है। तो होते हैं कार्टेल बन मोहब्बत में जाता है। जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते, कुछ महंगाई है भी, कुछ जाहिर है लोग भी कर लेते हैं। नहीं जी कैसे कोई साजिश भी हो रही है। देखिए इनके पास लूटमार का पैसा है। मैंने देखा जी गंदम जी की मैं आपकी तरफ आता वापसी हूँ। की सिंध के असद भाई मैं अंदर आपकी सिंध तरफ में आता इन्होंने हूँ। गिरामदोजी कर ली, असद पंजाब में भाई गंदम घुसती है। असद भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट दे दें मुझे। इम्तियाज भाई आपकी तरफ भी यही महंगाई का सवाल जो है वो लेकर आता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको काबू कर रही। देखिए बात यह है कि मैं तमन्ना भाई के साथ माजरत के साथ थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। वजह जी यह कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्स कलेक्ट करती है आवाम से, तो फिर उसको क्या राइट है जी अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकती इन चीज़ों को। गवर्नमेंट एक रेगुलेटर है, सबसे बड़ा रेगुलेटर है। उनकी जो ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि पहले कई प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ कि इसमें जो पुलिस है, लोकल मजिस्ट्रेसी है, प्राइस कमेटियां हैं, ये सारी जो है ये इनका काम है कि वो कीमतें मुकर्रर करें और फिर इंश्योर करें। आपने देखा कि किसी ज़माने में ये होता था कि बाज़ारों के अंदर पुलिस वाले साथ मजिस्ट्रेट होते थे और वो जाके रेट लिस्ट देखते थे, फिर उसके बाद डमी गाहक भेजते थे कि भाई वही रेट चार्ज कर रहा है या कहीं ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहा। फिर वो गाहक को उसको शॉपकीपर को पकड़ा जाता था। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी अगर ये काम नहीं ले पा रहे, और ब्यूरोक्रेसी जो है वही बैठी है जो पहले गवर्नमेंट की थी। अब आप पंजाब के अंदर देखिए जितने अफसर बैठे हैं वो सारे वही है जो पीएमएलएन के जमाने में कितने अफसर थे। उनमें कोई रद्दोबदल नहीं किया। काम नहीं कर रहे भाई दूसरे सूबों में ले जाएं उसको और दूसरे सूबे से इधर लाएं, आप उनको नए वहां के ऑफिसर लाएं। अगर अब उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है और वो जान के काम नहीं करना चाह रहे। अब आपके सामने ये सारी चीजें ना, ये डॉलर है या कोई भी चीज है, इसके ऊपर प्लान तरीके से खरीदे जाते हैं ताकि वो जो उसका रेट चढ़ जाए, ठीक है ना। और ये शू में भी ऐसे हुआ था कि डॉलर खरीदे गए और प्लान तरीके से खरीदे गए। और इसी तरह ट्रेडर जो है आपके सामने, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उसके वो टैक्स देते ही कोई नहीं बिल्कुल। अब एक जो स्वीपर है वो भी टैक्स देता है। आप वो कोई चीज खरीदता है उसमें वो टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, वो सेल्स टैक्स दे रहा है। अब फिर गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं मिल रहा। टैक्स हर बंदा दे रहा है, बल्कि आप और मैं हम डबल टैक्स दे रहे हैं। हम पहले इनकम टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद हम जो शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर हम सेल्स टैक्स देते हैं। बिल्कुल सही है इजाज भाई, लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो टैक्स नहीं देते बिल्कुल। तो उनको पकड़े ना जी, गवर्नमेंट का काम यही है। मेरा मकसद कहने का, अगर बड़ी बड़ी मछलियों को आप गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेंगे और मशीन तजारत बना लेंगे, उसको आप मशीन तजारत बना के बैठा लेंगे अपने पास, तो फिर वो क्या कौन पकड़ेगा उनको। मेरा मकसद कहने का तो गवर्नमेंट जो है यही तो, इसीलिए तो अवाम ने पीटीआई को वोट दिया था, इमरान खान को वोट दिया था कि भाई 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, ठीक है। अब जब वो अगर उसी सिस्टम के लोग, उसी स्टेटस को के बंदे जो हैं वो अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल करेंगे, अपने एडवाइजर बनाएंगे, तो जाहिर बात है फिर किसने ये करना काम। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि इमरान खान जो है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई शक नहीं, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर ही इज ऑनेस्ट मैन। उनको चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें। अब इनके पास कोई 20 महीने रह गए हैं तकरीबन, और ये 20 महीने ये जो अपोजिशन पार्टी है ये इलेक्शन मोड में चली गई। अब मैं आपको बता दूं ये इलेक्शन की तैयारी है। ये जो आप देखें जलसे शुरू कर दिए हैं, अपनी पार्टी को तंजीमें नौ शुरू कर दी उन्होंने। कोई शुमाली पंजाब का दौरा कर रहा है, कहीं का दौरा कर रहा है, तो ये तंजीम सदी हो रही है। ये अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। उसके दरमियान बल्दियाती इलेक्शन होने का भी चांस है, तो वो इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। अब इमरान खान साहब को खुद डायरेक्ट इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। जब तक बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो सस्ती नहीं होती, दवाइयाँ सस्ती नहीं होती, ये कह लें कि अब सब्जियां दालें ये सस्ती नहीं होती, जिसके साथ अवाम का ताल्लुक है। अब आप देखें रोटी है कितनी महंगी हो गई है। अब एक गरीब आदमी था वो क्या करता था, को रोटी के ऊपर मिर्चें लगा के वो जो होता था प्याज रख के अचार रख के वो खा लेता था। अब रोटी इतनी महंगी है कि रोटी नहीं खा पाता, तो इसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी। इफ्तिखार भाई आप क्या समझते हैं? वैसे तो वो कह रहे थे अपना यसब भाई के रज के सब कुछ करते हैं, तो कभी रज के इस तरफ भी देख लें क्या हो रहा है। पहले मुझे याद है कि वो फाइलें आया करती थी हमारे पास, तो उसमें 78 मछलियां होती थी ज़ियाउल हक के जमाने में, जिनके बारे में घेरा तंग किया जा रहा है, 78 बड़ी मछलियां। तो हमारा एक दोस्त होते थे, वो कहते होते थे कि यार बाल सुन, वो कोई 2 दोस्त हमारे हैं तो 80 मछलियां नहीं हो सकती। मैंने कहा यार वो आप क्यों 2 मछलियां उसमें डलवाना चाहते अपना नाम। कहते उनकी इज्जत बड़ी होती है, उनको बड़े इज्जत से बुलाया जाता है, उनको जनाब बड़ी इज्जत, मतलब अल्टीमेटली होना कुछ नहीं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आप देखें कि अभी जो नैब का ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस बनाया है,
इसमें आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर की वजह से, बाकी भी और फैक्टर्स हैं वो अभी डिस्कस नहीं क्योंकि कर रहे, और बाकी उसमें ये कहा है उसमें जनाब कि जी अगर आपकी नीयत ठीक है और आप काम गलत कर गए हैं तो आपको जनाब नैब नहीं छेड़ेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भाईजान ये नीयत के इन्नमा मालूम भी नियत, वो तो अल्लाह मियां जानता है ना कि नीयत क्या थी। और दूसरा नीयत के ऊपर आप ये फैसले नहीं कर सकते कि रिंग रोड मेरी नीयत ठीक थी कि ऊपर से लेकर लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन जब आपका तफ्तीश होती है तो पता चलता है इसमें फलां मिनिस्टर ने इतना खाया, फलां ने इतना खाया, और कमिश्नर साहब जो हैं वो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कहने का मकसद ये है कि ये बात सही है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनका काम है, ये हम क्योंकि सिविल सर्विस से ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि जी महंगाई को रोके। अब कितनी दफा वो आईजी बदलेगा, कितनी दफा चीफ सेक्रेटरी फिर बदला। चीफ सेक्रेटरी जो है अभी आया कामरान अफजल, उसने ये कहा है इमरान खान को अपनी पहली ब्रीफिंग में कि सर ये जो गवर्नेंस हो रही है पंजाब के अंदर ये ठीक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो उससे पहले भी तो बुजदार बैठा हुआ था, तो गवर्नेंस ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और ये जो होर्डिंग्स कर लेते हैं, ये जो है होर्डिंग करने से आप अभी तक जो छापे मारने वाले मजिस्ट्रेट होते थे वो मजिस्ट्रेट कहाँ वो चले गए, ठीक है ना। फिर खुद वज़ीर खजाना का ये बयान है परसों का, उसका बयान है कि $1.25 डेली जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि स्मगलिंग को रोकने का किसका काम है, ठीक है ना। सुना है कुछ, इफ्तिखार भाई सुना है कि कुछ इकदाम लिए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सुना है। सर गिरफ्तारी इज नॉट द सोल्यूशन, ये अच्छी बात है। आप क्या हमें ये डिटेल्स वो दे सकते हैं? हमने वजारत खजाना से मैंने पूछा था कि गिरफ्तारियां हुई हैं, वो मनी एक्सचेंज वाले कुछ पकड़े गए हैं, वो हुंडी करने वाले कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन क्या $1.25 जो है वो जा रहा है इधर से तुरखम के रास्ते या दूसरे रास्तों से जा रहा है। तो उसको आपने क्या आज जो डिटेल वो दे रहे हैं $1.25 क्या वो 1 लाख पे चला गया, क्या वो 50,000 पे चला गया? तो ये काम भी तो हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं ये उनका काम है, कस्टम का काम है, FIA का काम है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के वहां पे बंदे बैठे हुए हैं। आप जाए ना तुरखम पे, ISI बैठी है, MI बैठी है, IB बैठी है, FIA बैठे हैं, और सारे जो कस्टम का खास तौर पे डायरेक्टोरेट है, इतने लोग बैठे हुए हैं, फिर भी ये काम हो रहा है। बहरहाल चलते हैं आगे। जी भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? माफ यही कह रहा हूँ ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है उस तरह होनी चाहिए। सही है, और ये इमरान खान का ही कसूर है। बिल्कुल कसूर तो नहीं कहेगी क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सानू ते लंबा खोता सी ने सारा वतन तो पा दो सर। बात ये नहीं है, बात ये है कि कर्जे किन्होंने लिए हैं। आप देखिए कुछ रियलिटी भी तो माने ना। हम पे हसीयत कौम, अगर हम अपनी मिसाल लेते हैं, हम अरबों डॉलर की चाय पी जाते हैं, हम फैशन से बाज नहीं आते। अभी भी आप गाड़ियां सस्ती का तो दुनिया इंपोर्ट करना शुरू कर देगी। सर कभी भी कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें इस तरह बनती हैं कि जब आपको पता है चीनी महंगी हो गई है तो वक्ती तौर पर चीनी बंद कर दो ना यार। खुदा का खौफ खाओ कि आप अगर चाय नहीं पिएंगे तो किसी को मौत नहीं पड़ जानी। नहीं असद भाई ये तो कोई इलाज ना हुआ जी, चीनी बंद नहीं, इलाज नहीं होता। देखें जब आपके कौम के ऊपर अरबों डॉलर का कर्जा पड़ा हुआ, आपकी आने वाली नस्लें भी मकरूज हों, तो फिर आपको हौसला शिकनी करनी पड़ती है। आपको एक मुश्तरका फैसला लेना पड़ता है कि आप हमने अपनी इकोनॉमी को अगर स्टैंड करना है तो हमने अपनी लोकल चीजों को प्रमोट करना है, हमने इंपोर्ट बंद करनी है, हमने डॉलर की तरसील बंद करनी है। अगर अभी भी आप कोई चीज अगर सस्ती करके मार्केट में ले आते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। मैं कुछ बिजनेसमैनों को मिला तो उन्होंने कहा जी हम डॉलर खरीद रहे हैं। सर यहाँ पर मुल्की फाद में तो फैसला ही नहीं होता। वो कहता है यही भैया बिजनेस है। मैं क्या बिजनेस यार, आप डॉलर खरीदोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, तो कोई पाकिस्तानी बनकर तो सोचने को तैयार नहीं है। तो फिर रोना की चीज का। देखिए अभी भी लोग शादी ब्याह के या दूसरे फंक्शन या बाकी इवन उसी तरह ही कर रहे हैं। लोगों को कोई भूख नंग नहीं है। हम ना शुक्रे हैं ना शुक्री कौम। अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पर अगर देखा जाए, मैं पुरानी वीडियो निकाली तो भट्टों से लेकर अगर देखा यूथ खां को गालियां क्या पड़ी कि उसने चीनी महंगी कर दी। उसके बाद भट्टों की वीडियो हमने देखी तो महंगाई का रोना तो हम नस्लों से रो रहे हैं सर जी। महंगाई तो आज है ही नहीं। उन्होंने तो जूता दिखाया था, मुझे पता है महंगाई बहुत हो गई है, जूते बहुत महंगे हो गए।
तो फिर नहीं, मुशर्रफ चमड़ा महंगा हो गया। हमारी सकत बढ़ी तो हमने जी। मुशर्रफ दौर के अंदर भी गालियां मुशर्रफ को दी। उसके बाद सही। जरदारी साहब आए तो कोई दूध की नहरें नहीं बही, उन्होंने कर्जा लिया मेरी कौम के ऊपर, मुझे कर्जों में डुबो गया, आधी चीज सस्ती थी, आधा मेरे ऊपर उधार छोड़ के चला चले गया। ठीक है तो भाई असद कौम भाई, को ये चीजें फैसला करनी है कि चोरों ने आपके लिए कुछ नहीं करना। अभी देखा जाए गंदम, सर बाकी चीजें छोड़े, सिंध में गंदम चूहों को खिला देते हैं, जाया कर देते हैं, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट को उनका फेल करना है। वो नहीं, चीनी वो की चूहे बोरियां जखीरा कर रहे हैं, वो चूहे गंदम की चूहों बोरियां के, जखीरा कर रहे असद हैं, भाई वो अवाम को चूहों कुछ के, नहीं दे रहे, और कौम असद को ये भाई, कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, आटा असद महंगा भाई हो गया, वो दालें महंगी हो असद गई है। भाई असद भाई वो चूहों के जिम्मे लगा देते हैं, वैसे गंदम कहीं और चली जाती है। बहरहाल इम्तियाज, अपना जैसे भाई आपसे सवाल जो है वो ये है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान जिन्होंने टेक ओवर किया है, वो कहते हैं जी कि हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहाँ खुद कंदूस में इतना बड़ा वहाँ धमाका हुआ है, कुछ मीडिया तो कह रही है कि जी 100 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या तालिबान इस चीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनके वसाइल जो हैं वो लगता है बड़े महदूद हैं इस वक्त। वो कहते हैं ना पंजाबी में मुहावरा ना कि बेवा तो जिंदा रहना चाहती है और इज्जत से रह सकती है, लेकिन अगर शहर के जो दूसरे लोग हैं उसके छड़े जो हैं उनसे उसको बड़ा रहने दो है। तो फिर है ना। सही है। तालिबान यकीनन रह सकते हैं अगर इधर उधर के लोग उसको छेड़छाड़ ना करें। देखें, अमेरिका अभी तक सख्ते की हालत में है कि साढ़े नाल होया की है, उनको अब तक ये नहीं पता चल रहा कि उनके साथ हाथ क्या हो गया। आज इमरान खान का इंटरव्यू, उसने बिल्कुल साफ साफ उनको बरतानवी सहाफियों को कहा है जबरदस्त। जी जी बिल्कुल। कि मतलब हम इनको समझाते रहे हैं 2008 से लेके ऑनवर्ड के ये तुम्हें गलत खबरें देते हैं, तुम उस इसके पीछे न जाओ। तुमने 2000 मिलियन पाउंड डॉलर उसमें लगा लिए हैं, सारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती बात, क्योंकि उन्होंने अब फैसला अपने दिमाग से करना है और अपनी प्लानिंग के तहत करना है। जाहिर है अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है, तो उसने फिर सारा उलट के उनके मुंह पे दे मारा ना। तालिबान यकीनन कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत ये हो रही है कि वो कहते हैं कि अभी 2 महीने हुए ना, 15 अगस्त को उन्होंने कब्जा शुरू किया। उसके बाद वो कुछ 2-3 हफ्ते तो वहां पे एयरपोर्ट पे अमेरिकियों का कब्जा रहा, वहां जो बंदे मरते रहे वहां भी 2 बार उन्होंने मारे हैं। उसके बाद ये ड्रोन हमले भी करते रहे हैं अमेरिका वाले, बगैर इजाजत के, बगैर बताए, तो उसमें भी बंदे मरे। कंदूर में भी यही है कि मतलब 100 से ज्यादा बंदे, कहा यही जा रहा है कि 100 से ज्यादा बंदे होंगे, यकीनन मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि अगर तालिबान इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको आप कुछ काम करने देंगे, उनको अपनी मर्जी से कुछ करने देंगे, तो फिर इन्हें पैसे आप उनके दबा के बैठ गए। 70% बजट जो उनका होता है वो फॉरेन एड पे होता है, वो आपने उनके पैसे पहले से ही दबा के रख लिए, वो काम क्या करेंगे? कहीं तनख्वाहें भी तो देनी होंगी ना, कहीं पैसे खर्च भी तो करने होंगे, गवर्नमेंट के लिए, अवाम के लिए कुछ सहूलतें भी तो मुहैया करनी होंगी, तो कैसे करेंगे? अब जब तक दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती और उनको जिंदा रहने का हक नहीं देती, इमरान खान ने आज बिल्कुल 100% बात की, सही बात कि आप अगर उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो ये वही होगा जो 79 के बाद हुआ था कि आप छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद रूसियों के जाने के बाद आप भी छोड़ के भाग गए थे, वहां पे फसाद हो गया, उसके तालिबान की शक्ल निकल आई। उसके बाद ये होगा आप दोबारा इनको छोड़ के जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसान है। लेकिन ये बात समझने की है, कोई मुल्क समझने की कोशिश करेगा तो होगा, वरना तो उस हालात जिस तरफ जा रहे हैं कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे। सही है जी। इम्तियाज भाई आप क्या कहेंगे इस पर? आप समझते हैं कि तालिबान कुछ काबू पा लेंगे इस चीज पे? देखिए बात यह है कि अभी तो जैसे कि तमन्ना भाई ने बताया, अभी तो स्टार्ट है और उनके पास वसाइल की भी कमी है। लेकिन आपने देखा कि पिछले कई सालों से अमेरिका वहाँ पे मौजूद था और इंडिया मौजूद था, वहाँ पे इंडिया की कौंसलेट वहाँ पे काम कर रहे थे, और वो जो काम कर रहे थे आपको पता ही है, सबको पता है कि वहाँ पे वो टेररिज्म को फरोग दिया जा रहा था, और वो तालिबान के खिलाफ ही टेररिज्म होता था या पाकिस्तान के खिलाफ होता था। अब वो जो एजेंट्स हैं, वो जो लोग हैं, वो चीज़ें हैं, अभी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हो गई, उसके लिए टाइम चाहिए ना, टाइम लगेगा। अभी वहाँ पे चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनेगी, बाकायदा वहाँ पे पुलिस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फौज बनेगी, फिर वो उसको देखेंगे, फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बना तो उन्होंने ली है, लेकिन उसको बाकायदा उसको भी उसके अंदर लोग होंगे जो एतमाद के लोग होंगे, ट्रेंड होंगे, सारा कुछ होगा, तो ये टाइम लगेगा बड़ा। अब ये अगर जैसे तमन्ना भाई ने कहा कि उनके पैसे जो है या उनका जो अकाउंट्स है उसको डी फ्रीज करना चाहिए, उनके देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर अफगानिस्तान में अमेरिका ने ये गलती की
और अफगानिस्तान को आप कह लें कि भूखा मारने की कोशिश की, तो वहां पे फिर वही लॉलेसनेस हो जानी है और वहां पे क्रिमिनल्स के जो है वो ग्रोह बन जाएंगे और फिर वो ज्यादा खतरनाक होंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए वो खतरे का बायस बनेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको महजब दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है कि महजब दुनिया आगे बढ़े और वहां पे जाके तरक्याती काम करे। जैसे चाइना देखे ना, उसने ऑफर किया है कि वहां के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका छोड़ गया, वो कंप्लीट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह के आप कह लें कि खैर सगाली का जो काम है इसको करना चाहिए। और अमेरिका के साथ अभी बात तो उनकी हो रही है, अगरचे वो आप उसको बिल्कुल आइसोलेशन में तो नहीं छोड़ा वैसे अफगानिस्तान को, वो अलग बात है कि वो बातें कुछ और कर रहे हैं, वो बातें नहीं कर रहे जिस करनी चाहिए, लेकिन बातचीत कर रहे हैं, एंगेज किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि वो उनको चाहिए कि इस खित्ते के अंदर जो अमेरिका जो वो आप चाहेगा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसका रहे, तो इन्फ्लुएंस तभी होगा कि वहाँ पे वो कुछ ना कुछ उनको देगा भी ना। और इसके साथ साथ जो है अमेरिका जो है, मैं आपको याद होगा पहले मैंने कहा था कि कश्मीर के अंदर वो चाह रहा है कोई ना कोई स्पेस लेनी। तो अब हारून रशीद साहब हमारे बड़े सीनियर साफी हैं और हमारे मतलब कोलीग हैं, तो उन्होंने भी उसकी तस्दीक कर दी है। कल परसों उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था कि भी अमेरिका जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अड्डे बनाना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि वहां से बैठ के वो पाकिस्तान को मॉनिटर करेगा, चाइना को मॉनिटर करेगा और इस खित्ते को मॉनिटर करेगा। तो ये मैंने कहा इजाफी बात है, आपको बता दूं। जी जरूर। ये जो है वो तो इसमें ये है, अब ये है कि अमेरिका जो है अगर इसको आइसोलेशन में छोड़ेगा तो खुद आइसोलेशन में चला जाएगा, वरना तो निकल गया इस खित्ते से। इंडिया के साथ कितना चल सकता है, क्योंकि इंडिया के टांगों में तो जान ही नहीं है। वो तो लद्दाख में हम देख चुके हैं क्या असर हुआ उसका, ठीक है ना। तो वहां तो वो सस्टेन नहीं कर पाया। और ऊपर जो अपने उसके जो इलाके हैं, मतलब जो सूबे हैं, वहां पे फिर सिख हैं जो है वो वहां पे आप कह रहे खुश नहीं है। तो वहां तो अलहदगी की बहुत सारी तहरीकें चल रही है जो मेरा सही है, बड़े जो टाइम। जी बिल्कुल सही है। इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज आप बहुत मसरूफ रहे हैं, मुझे पता है आप 2-3 और जगह भी ज्वाइन किए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शाम में जी ये तो थे इम्तियाज़ वड़ाई साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। उनका मैं बहुत मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने 2-3 जगह और भी प्रोग्राम किए, उसके बाद मेरे साथ भी वो शामिल हुए। इफ्तिखार भाई आप क्या कहेंगे इस पर, जो अफगानिस्तान की जो बात हमने चलाई? मैं थोड़ा सा, वड़ाई साहब चले गए हैं। एक्चुअली ये जो कंदूज में हमला हुआ है उसमें जो मेरे सिक्योरिटी और अस्करी ज़राए से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उनके मुताबिक ये जो हमला किया है उसका जो मास्टरमाइंड है वो युगर मुसलमान है, यानी वो जो चाइनीज मुसलमान है जिनके खिलाफ चाइना की हुकूमत लड़ रही है। यानी ISIS यानी दाइश ने वो जो उनको किया है, इंस्टॉल किया है इनको, तो वो शो ये किया गया है कि चाइनीज मुस्लिम्स ने ये हमला किया और इस मैसिव कैपेसिटी में वो किया। तो ये हम जो फील करते हैं कि ये CIA और रॉ और ये अपना मुसैद जो है इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। ये क्या कि चाइना को अंडर एस्टिमेट किया, वो चाइना को अंडरमाइन किया जाए। और ये जो दूसरा ये बात करे कि वो मकबूजा कश्मीर में आना चाह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात है। हारून रशीद का मुझे वैसे भी गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं रिजर्वेशंस होती हैं। तो चाइना वो चाहता है कि आप देखें ना, अमान में जो पिछले दिनों जब नेतन्याहू था तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वो विजिट किया था। उसके बाद इन्होंने जो अपना अमेरिकन थे उन्होंने फिर विजिट किया था इधर इंडिया के अंदर जाके उन्होंने विजिट किया था। इंडिया में के साथ एक जजीरा लगता है, जजीरा बेबलून क्या नाम उसका, उसमें वो चाह रहे थे कि यहाँ पे वो किया जाए। और इसी तरह हांगकांग के अंदर वो कुछ वो फसादात भरपा करना चाह रहे थे। तो ये जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो स्लीपर सेल्स हैं वो अभी तक उसके अंदर हैं, क्योंकि अभी उस तरह की ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है तालिबान के पास, और ना उस किस्म की ऑर्गेनाइज अभी तक वो है क्या कहते हैं हुकूमत है अभी तक तो, क्योंकि किसी ने उसको कबूल भी नहीं किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनको कबूल नहीं किया, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की भी सर्टेन रिजर्वेशंस हैं तालिबान के बारे में। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत जो अपना नेगोशिएशंस इनके साथ कर रहे हैं, रिकंसिलिएटरी जो डिस्कशंस हो रही हैं आजकल दूसरी कंट्रीज के साथ। आप देखें कि जितने फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में इन 3-4 महीनों में आए हैं और जितने फॉरेन डिग्निटरीज आए हैं पहले कभी नहीं आए।
तो मकसद ये है कि अगर वो बिल्कुल एक बात सही है कि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, इस तरह भूखा मरने छोड़ दिया जाएगा, तो तालिबान जो है वो ज्यादा खतरनाक होंगे। क्योंकि पहले भी जब तालिबान को उनको छोड़ दिया गया था तो कोयटा से लोगों को, वकीलों को, डॉक्टरों को, ताजरों को अगवा करके अगवा बराए तावान होता था, फिर पैसे लेकर छोड़ा जाता था। चले तो मेरा ख्याल ये है कि है इनको पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी इस बात पे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। असद भाई आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा मैं ना दोस्तों को कहता होता हूँ कि बरतानिया जब किसी मुल्क पर हुकूमत करता था, वो वहां पर जाता था, वसाइल लूटता था, लेकिन कुछ कौमों को भी दे जाता था। अमेरिका जब सुपर पावर बना तो अमेरिका क्या करता है कि वो मुल्कों के ऊपर अपने हुक्मरान मुसल्लत कर लेता है, मतलब पपट्स ले आता है। वो पपट फिर उसको कमा कर देते हैं, उनके वो सारे वसाइल उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। वो जितनी गल्फ रियासतें हैं वो जहां पर भी हैं, कोई मुल्क इस वक्त अगर देखा जाए, चाइना तो बाद में जाकर अपना पावर में आ गया और अपना तब तक अमेरिका को ही सुपरमैन मानता रहा, अमेरिका की वहां पर मन मर्जी चलती रही है। अफगानिस्तान में तालिबान वाहिद कौम थी जिसने ना उनको पहले दिन से तस्लीम किया और ना फिर आज भी तस्लीम करने को तैयार है। तो वो वहां इनको पपट नहीं मिले। तो फिर उसके ऊपर ये देखें, दाइश जो है ना, दाइश के अंदर ये एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है जिसको ये सपोर्ट करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। कभी मैंने नहीं देखा दाइश ने, देखें जब तक ये जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, दाइश अमेरिका के खिलाफ तो कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना खुद कुछ हमले किए। हाँ, ये है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान ममालिक हैं या मुसलमान जिस खित्ते में भी, वहां से इन्होंने मुसलमान सिलेक्ट किए हैं। अपना एक फिरका है उनका, एक अपना एक नजरिया है जिसको वो प्रमोट करते हैं और उसी की बुनियाद पर वो खुद कुछ बम्बार भी तैयार करते हैं। तो ये जो कि उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो इसलिए तालिबान के अगेंस्ट वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। अमेरिका कभी किसी सूरत में नहीं चाह रहा कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट स्ट्रांग हो और वहां पर सीपैक का रूल चले। तो इसमें तो दो राय नहीं है। अब ये है कि वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। मेन जो वजह मुझे समझ आ रही है, इस वक्त अमेरिका अपना गुस्सा निकाल रहा है किसी और जरिए से। वो उनको फंड भी नहीं दे रहे, उनके जितने वसाइल हैं वो मुंजमद करती है, उनके ज़खायर मुंजमद करती है। वो चाह रहे हैं कि लोग रोटी और एक टुकड़े के लिए लड़ मरे और इतनी भूख अफलास हो जाए कि वहां बदमज़गी आ जाए, और तब जाकर वो उनको कहीं ना कोई कंट्रोल मिल जाएगा और उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा। और कुछ नहीं है, पाकिस्तान की सपोर्ट शामिल है। तालिबान पाकिस्तान पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है, चाइना भी करेगा, बाकी ममालिक भी करेंगे, रशिया भी करेगा। लेकिन हाँ जी, टाइम गुजर गया अमेरिका का। अमेरिका अब तदनज़री की तरफ है। वो जितनी भी साजिशें कर ले, जितनी भी तदबीरें कर ले, वो सारी फ्लॉप ही होगी इंशाल्लाह। चले ठीक है असद भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जी। यसा भाई, आपसे ये आखिरी सवाल है क्योंकि डॉक्टर साहब एक बात छोड़ गए हैं कि कश्मीर में वो कोशिश कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में अपने अड्डे बनाने की। क्या पाकिस्तान और चीन जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करेंगे या कुछ उसके मतलब के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या कश्मीरी इस बात को तस्लीम करेंगे। कश्मीरी तो नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब जी। कश्मीरी नहीं तस्लीम करेंगे, जिनकी सरजमीन है, जिनके इलाका है, जो वहां रहते हैं, वो नहीं तस्लीम करेंगे, तो बाकियों की तो बात की बात आती है ना। ये मेरे ख्याल शोशे छोड़े जाते हैं चेक करने के लिए कि कैसे आगे रिस्पॉन्स होता है। देखिए ना, कश्मीरी मुमकिन ही नहीं है कि एक जारे को छोड़ के उससे बड़े जारे को जो है अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। अगर अड्डे देने का मतलब तो ये ना कि वहां उनकी फौजें भी आए जाएंगी और वहां उनके अड्डे कायम होंगे सारे, तो ये नामुमकिन सी बात है। जब कश्मीरी इंडिया से खुश नहीं है तो अमेरिका से कैसे खुश। और फिर ये देखें ना कि माजी में अमेरिका ने कश्मीरियों का कितना साथ दिया कि वो उनका साथ दे। इसी मामले में भी हमेशा करारदाद को वीटो जो किया है, तो उसमें कभी रशिया करता था, कभी चाइना कर देता, कभी अमेरिका कर देता था। तो इस वजह से मतलब कश्मीरियों के दिलों में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर उसको अड्डे चाहिए होंगे तो मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि इंडिया के अंदर से कुछ जगह उसको मिल जाए, क्योंकि वहां भी रियासतें अभी बननी हैं, शुरू हो रही हैं। जो 12-14 रियासतों में फसाद है, बहुत मुमकिन है कि वहां उसको कुछ जगह मिल जाए और वो वहां से देखने की कोशिश करे। मकबूजा कश्मीर में मुझे नहीं नजर आता कि इर्द गिर्द की पार्टियां भी नहीं होंगी, और फिर जिनकी जमीन पे उन्होंने अड्डे कायम करने वो खुद राजी नहीं होंगे, तो फिर बात कैसे चलेगी आगे। इंडिया तो ये जमीन देने की पोजीशन में ही नहीं है।
सही है। यस भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फ्रॉम लंदन। थैंक यू वेरी बहुत मच, और नवाज़ी, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत नवाज़ी जनाब, बहुत नवाज़ी। जी, यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि गुफ्तगू आपने सुनी। मेक योर माइंड, वो कहते थे ना, मेक योर ओन माइंड। आप खुद अपना माइंड बनाएँ कि पीडीएम क्या कर रही है, पीपल पार्टी क्या कर रही है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक़्त क्या कर रही है। कोई गवर्नेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही उनकी ठीक होते हुए, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके साथ इनको निपटना चाहिए। हुकूमत जो है उसी की ये ज़िम्मेदारी होती है। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर हो जाएँगे अगले प्रोग्राम में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।